नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज हम विशेष मुद्दा लेकर आए हैं और आज के इस शो में हमारे साथ एक विशेष अतिथि भी है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ न जाने क्या क्या बयान दे रहा है और हिंदुस्तान की आम जो जनता है वो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान के एक ऐसे ही भारत माता के सुपूत जिनको जिंदा शहीद कहा जाता है वो आज हमारे साथ इस पूरे शो में जुड़े रहेंगे और पाकिस्तान को ललकारेंगे। उनके एक ललकार से हिंदुस्तान से करोड़ों लोगों में चेतना जागती है, प्रेरणा जागती है। और हिंदुस्तान के आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदर सिंह बिट्टा जी, आपका स्वागत है। वंदे मातरम। बिट्टा जी, पाकिस्तान हिंदुस्तान को ललकार रहा है और वो तो वैसे तो पाकिस्तान की क्या औकात नहीं है हिंदुस्तान को ये सब कुछ करने की, लेकिन जब सामने सामने आने का मौका मिला है तो पाकिस्तान के छुटभैये नेता भी इसका फायदा उठा रहे हैं मीडिया कवरेज के लिए और हिंदुस्तान में उसकी चर्चा है। सबसे पहले तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पाकिस्तान को कहना चाहूंगा, हे पाक, तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। दूसरी बात मैं आज कह दूंगा आपको, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बीजेपी के हो सकते हैं, पर अब जो बीजेपी के नहीं रहे वो राष्ट्र के प्रधानमंत्री, वो तो चुनाव के पहले एक दल की राष्ट्र के सेवक। जब उन्होंने 370 धारा का मुद्दा, जो 70 साल की कैंसर की बीमारी थी, रोज हमारे बहनों के सुहाग उजाड़ती थी, रोज बच्चों को यतीम करती थी, खून की नदियां बहाती थी, 26/11 की घटना करती थी, पार्लियामेंट की घटना करती थी, दीनानगर की घटना करती थी, पठानकोट की घटना करती थी, हमारे जवानों की बॉडियां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने मां बाप के सामने आती थी। वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने मौत का कफन बांध करके कैंसर की बीमारी को उखाड़ करके फेंक दिया। अभी भी हम उस पर शक करते हैं, अभी भी हिंदुस्तान के लोग उसको सवाल पूछते हैं। नरेंद्र मोदी जी मुशर्रफ नहीं है, नरेंद्र मोदी जी बेनजीर भुट्टो नहीं है, नरेंद्र मोदी जी भुट्टो नहीं है, नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ नहीं है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। भाई, अगर आपके पॉलिटिकल मतभेद हो सकते हैं करो, पर इस समय पे जबकि इतना बड़ा कदम पार्लियामेंट के अंदर लोगों के सहयोग से, मैं कहा करता था पहले कि पार्लियामेंट का शासन बढ़ाओ, गद्दार पता चले कौन है, कौन देशभक्त है, वो हुआ। मैंने 15 दिन पहले कहा, मैंने 2 साल पहले कहा, वह हुआ। मैंने 4 दिन पहले कहा जम्मू कश्मीर के अंदर कि 370 धारा हटे, जबकि मुझे उम्मीद नहीं, मैंने एक में प्रेस में बोल दिया। और वो हुआ, बिल्कुल ये हुआ। और ये हुआ इसके बावजूद जिस तरीके से हिंदुस्तान के विभिन्न प्रकार के नेता भी मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, यहां पर जानना यह जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान तो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगा, स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा क्या कारण है जिस कारण हिंदुस्तान के अंदर के नेता भी पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि उनकी राजनीतिक मजबूरी है, लेकिन जैसे बिट्टा जी ने कहा, चुनाव लड़ने के पहले मोदी किसी दल के नेता हो सकते थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं, भारत के, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है। और उसके बावजूद केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनके खिलाफ बोलना मतलब हिंदुस्तान के खिलाफ बोलना है, ये इस वक्त समझना चाहिए। बिट्टा जी, पाकिस्तान न्यूक्लियर धमाके की या हिंदुस्तान पर अणुबॉम्ब डालने की धमकी दे रहा है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, ये कल का भारत नहीं, ये आज का भारत है। ये नरेंद्र मोदी ने भारत को बनाया है, नया भारत बनाया है। हमारे राजनीतिक सिस्टम में जो करप्शन थी, हमारे राजनीति की गिरावट थी, उसको उन्होंने एक नया रास्ता आने वाली जनरेशन के लिए बना के दिया है। और पिछले 5 साल नरेंद्र मोदी जी ने पूरा दुनिया घूमी। हम आप सब चर्चा करते थे कि रोज नरेंद्र मोदी जी प्लेन लेके बाहर चले जाते, पर क्या हुआ उसका असर? आज पाकिस्तान को दुनिया में बता दिया, पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया। हमने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। हिंदुस्तान ने कभी पाकिस्तान से पहल नहीं की है, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से पहल हुई, हिंदुस्तान ने दूज की है। एक गोली चली, 100 गोली का जवाब दिया है। आज हमारी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया है। लोग चर्चा करते हैं नौकरी नहीं, व्यापार नहीं। मैं सबको कहता हूं, व्यापार नौकरी बाद में, सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे,
नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की सीमाओं को मजबूत किया जनाब। पाकिस्तान की हिम्मत क्या क्या कहता है, ये रॉकेट लॉन्चर चलाएगा, ये परमाणु चलाएगा। इसको मैं कहना चाहूंगा, ये पाकिस्तान को, ये पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा, सदियों से कश्मीर है मेरा, अब भी मुझसे दूर नहीं। तू मांग रहे कश्मीर, मुझे उसकी मिट्टी देनी मंजूर नहीं। बीबी बच्चों से बढ़कर कश्मीर तो मेरी जानू है, मत करना धमाके की बात। भारत का हर एक पत्थर परवानू है, बाकी हथियार तो हमारे बाद में है। हमारा एक एक पत्थर भी जो है परवानू है। पाकिस्तान ये आज का नरेंद्र मोदी है, ये आज का भारत है। बीजेपी का हमारे से कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले प्रथम राष्ट्र, एक नहीं तो एक दिन मातृभूमि के मिट्टी में हम समाना है, पर भारत मां हमेशा अमर रहे। अरे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, शफाकुल्ला खां, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह महाराज, उनके साहबजादे, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर महाराज के खून से सजी हुई धरती है ये कमजोर धरती नहीं है। पहले इस धरती का लोगों ने राजनीतिक फायदा लिया, आज राजनीतिक फायदा नहीं है, आज प्रथम राष्ट्र है। आने वाली जनरेशन को एक नया रास्ता मिल रहा है। मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या 4 साल के अंदर, पौने 5 साल के अंदर दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना को छोड़ दीजिए, क्या कोई ब्लास्ट हुआ? दिल्ली के अंदर आपके कैमरे जाते थे, यहां ब्लास्ट, वहां ब्लास्ट, जयपुर के अंदर ब्लास्ट, पार्लियामेंट की घटना, 26/11 की घटना, हर जगह पे बम ब्लास्ट होते हैं। मेरा सवाल है 5 साल के अंदर, जब से नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी उठाई है, जब से अजीत डोभाल सुरक्षा सलाहकार बने, मुझे बताइए एक भी ब्लास्ट हुआ हो? मैं लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, मैं उसका जवाब दूंगा। मेरा बीजेपी से लेना देना नहीं, मेरा नरेंद्र मोदी जी से लेना नहीं, मेरा तो हिंदुस्तानियों से लेना देना है। मेरा तो इस भारत मां के चरणों में, जो मैंने अपना जीवन बचपन में दिया है, आधा शरीर का हिस्सा, आधा उसके चरणों में देना है। अगर मेरी बचपन की ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं तो मैं उसके लिए क्यों नहीं खड़ा हूंगा। इसलिए मैं हिंदुस्तान के लोगों को कहूंगा, मातृभूमि पहले है हमारे लिए। मैं भी हूं, मैं सरदार बाद में हूं, पहले राष्ट्र, पहले भारत, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। राष्ट्र से अगर प्यार है तो हमें नरेंद्र मोदी जी को इस पॉलिसी पे खड़े होना पड़ेगा। बिल्कुल, और इसलिए तेरा वैभव अमर रहे मां हम केवल भाषणों में नहीं कहेंगे, बल्कि जहां जरूरत पड़ेगी बलिदान के लिए तैयार रहेंगे। कश्मीर के लिए करोड़ों हिंदुस्तानी हमेशा नारा देते थे कि खून मांगो खून देंगे, कश्मीर मांगो भून देंगे, और दे भी दिया। ऐसे जाकर घुसकर मारा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की जो कमर टूट गई, अब तक वो संवरने के लिए तैयार नहीं है। बिट्टा जी, उस समय भी आप मोदी जी के साथ खड़े रहे थे जब तमाम सवाल उठाने का या उस पर शक लेने का प्रयास विपक्ष कर रहा था, जिसको सर्जिकल स्ट्राइक 2 कहा जाता है। एक बात मेरी बिल्कुल स्पष्ट सुन लीजिए, मैंने अपने जीवन के अंदर इंदिरा गांधी को देखा है, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, दलेरी से किए थे। उसके बाद मैं नरेंद्र मोदी जी को देखता हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, मेरी किसी पत्रकार से भी बात हो रही थी, हाँ। मैंने कहा सुबह हमें पता ही नहीं होगा क्या होगा, हम 35 मांग रहे थे, 370 धारा तोड़ ताड़ के उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की दुनिया में बैठे हिंदुस्तानियों को एक तोहफा दे दिया। मुझे एक चीज बताइए, बदला पूरा लिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान गए, नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ को मिले, हमने विरोध किया। नरेंद्र मोदी जी को नहीं जाना चाहिए था, पर उसका एक मतलब था, दुनिया में बताना चाहते थे कि हिंदुस्तान गांधी जी का मुल्क है, अमन शांति चाहते थे, हम अमन शांति चाहते हैं। पाकिस्तान ने क्या किया? दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना के बाद हिंदुस्तान की कोई भी बैठक पाकिस्तान से नहीं हुई है, और हमारे 18 जवान शहीद किए पाकिस्तान ने घुस करके, रातों रात पाकिस्तान में घुस करके उनके 50 आतंकवादी कैंपों को उड़ा करके जिंदा शहीद की तरह वापस आए। हमारे 40 जवान शहीद किए। लोगों ने बड़े सवाल किए। मुझे बताइए, मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, 12 प्लेन जाना साहब, इलेक्शन सिर के ऊपर हो, बिल्कुल सरकार 10 सीटें भी ना आती, अगर हमारे 2 प्लेन भी क्रैश हो जाते, गिर जाते, या वो गोली चला देते, सरकार की 10 सीटें भी ना आती। मौत का कफन बांधा, उन्होंने कहा नहीं, सरकार बने ना बने राष्ट्र की रक्षा करूंगा, 40 जवानों का बदला लूंगा। हमें पता भी नहीं था, हम सोए हुए थे।
जवान जाग रहे थे, नरेंद्र मोदी जी जाग रहे थे, डिफेंस मिनिस्टर जाग रहे थे। रातों रात 15-10 मिनट के अंदर ठोक करके 300 आतंकवादियों को मार के, कैंपों को उड़ा के जिंदा शहीद की तरह वापस ले आए। तो हम भाई कैसे सलूट नहीं करेंगे अगर नहीं हम करते। मैं समझता हूं मैं मुल्क का गद्दार हूंगा आज के टाइम पे। अरे 35, 36, 37 सालों से बम खाते खाते आज हमारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, हमारा मकसद पूरा हो रहा है, हिंदुस्तान का मकसद पूरा हो रहा है, राजनीतिक सिस्टम में बदलाव आ रहा है, आतंकवाद समाप्त हो रहा है। आज अगर मैं नहीं बोलूंगा मैं भारत माता के साथ बहुत बड़ा धोखा करूंगा। मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं राष्ट्र प्रथम है और उसके लिए वो खड़े हैं। और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि हमारी तरफ देख ले। पाकिस्तान तो इसलिए बोल रहा है क्योंकि ऑक्यूपाई कश्मीर की डिफेंस मिनिस्टर ने बात कर दी, ऑक्यूपाई कश्मीर की उसकी बात कर ली, अमित शाह जी ने कर दी। पाकिस्तान डर चुका है, कश्मीर तो हमारा था, हमने पक्के तौर पे उसका इलाज कर दिया। अब जब ऑक्यूपाई कश्मीर की बात आई, गोलियों बम्बों से तो लड़ नहीं सकता वो, उसकी हिम्मत नहीं है। आतंकवादी भाग गए, वो कहते हम मरने के लिए अब नहीं जाएंगे। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, बटन दबाने का रास्ता था। अरे तू बटन दबा सकता है, तेरे से पहले हमारा बटन चलेगा, तू भी जाएगा, हम जाएंगे, नहीं जाएंगे वो अलग बात है, पर तू चले जाएगा। पर एक चीज और कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के अंदर हर मुसलमान, हर बहन, हर भाई जो आम है, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं, उनके खिलाफ हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान जंग नहीं चाहता है, हिंदुस्तान किसी मुसलमान भाई के खिलाफ नहीं है। इनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, 370 धारा हटी, पूरे देश में अंदर मुसलमान भाइयों ने सबसे पहले प्रथम राष्ट्र का सबूत दिया। एक आंदोलन नहीं हुआ, एक प्रदर्शन नहीं हुआ, कश्मीर तो छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान के जनाब कोने के अंदर एक मुसलमान भाई सड़क पे नहीं आया। उसने कहा ये रोज रोज की समस्या हल हो, ये तो हमारा सबका हिंदुस्तान है। अब क्या कहता है इमरान खान कि हिंदुस्तान में इतने करोड़ मुसलमान हैं। अरे हिंदुस्तान के अंदर इतने करोड़ मुसलमान हैं, ये हिंदुस्तान उनका है, हिंदुस्तान मेरा है, हिंदुस्तान आपका है। और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान को बता दिया हम किसी आंदोलन में शामिल होने को तैयार नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है। कश्मीर के कश्मीरियों ने भी बता दिया और हिंदुस्तान के कश्मीर में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो लोग आपके खिलाफ भी कोर्ट में खड़े थे, इस सरकार के खिलाफ वही लोग खड़े हैं सिब्बल जैसे, उनका भी तो इलाज होना चाहिए। सुनिए, अब चिदंबरम और छिब्बल जैसे लोग जब तो ये सरकार में होते हैं, फिर जो मेरे ऊपर बम चलाते हैं उनको छोड़ते हैं, फिर मेरी सुरक्षा हटाते हैं। जब ये हट जाते हैं, काले कोट पहनते हैं, तो फिर मैं भुल्लर जिसने मेरे पे आतंकवादियों का हमला किया था दिल्ली रायसीना रोड पे, फिर उसके वकील बन जाते हैं, राम जन्मभूमि के वकील करते हैं। मुझे एक चीज बताइए जनाब, राम जन्मभूमि की भी आज चलो बात छिड़ गई, मैं कर दूं। मुझे एक चीज बताइए, मैं पीछे गया विश्वनाथ मंदिर मत्था टेकने, मत्था टेक के मैं बाहर आया, कुछ टूटी हुई जगह देखी, मैंने कहा ये क्या, डीएसपी मुझे ऊपर ले गया। जनाब मेरी आंखों में आंसू थे, विश्वनाथ जी की ढांचे की तरह पूरा मंदिर बने हुए लोगों ने कब्जे कर रखे थे, बेअदबी हो रही थी, और गंगा मैया सामने दिखाई दे रही थी, जबकि गंगा मैया जाने के लिए गलियों में जाना पड़ता था। मेरी आंखों में आंसू थे और मेरी बम्बों से नसें कटी हुई है, मैं चल नहीं सकता। मैं जिंदगी में पहली बार उन पत्थरों पे चला हूं, मैंने कृष्णा विश्वनाथ भगवान का देखा है, मैं चला, मुझे पत्थर नहीं चुभा। जनाब बाहर आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैं हाथ जोड़ के लोगों को कहा, विश्वनाथ मंदिर ने और गंगा भैया ने जता दिया, पब्लिक ने नहीं जताया, जो एक तप था उनका। दूसरा मैं कहा सबको, भैया मुसलमान भाइयों, अगर तो राम जन्मभूमि के पास बाबरी मस्जिद अजमेर शरीफ की होती, पीर पैगंबर की होती, शरीर का आधा दे देता और उसको तोड़ने देते। पर वो अगर काफरों की है, अगर वो बाबर की है, अगर वो औरंगजेब की है, जिन्हें गुरु गोविंद सिंह महाराज को कत्लेआम किया, शहीद किया, जो उनके साहबजादों को शहीद किया, गुरु तेग बहादुर महाराज को शहीद किया, गुरु अर्जन, हजारों कुर्बानियां कर दी, अगर उनकी है तो मुसलमान भाइयों ये अमानत राम जन्मभूमि की उनको वापस दे दो और हिंदुस्तान का एक नया सेकुलरिज्म का इतिहास बना दो। जब अभी 370 धारा हटने में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इतिहास बना दिया, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन जाएगा। ये पाकिस्तान को करारी चोट लगेगी। पाकिस्तान के परमाणु क्या करेंगे, पाकिस्तान की AK-47 क्या करेगी? आप ही हिंदुस्तान के अंदर AK-47 है। मुसलमान भाइयों जवाब दे दो, जिस तरीके से हमने मौत का कफन बांध करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। खालिस्तान ना कभी बना था, ना बना है, ना कभी बनने देंगे। आज हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, और मुसलमान भाइयों ने इस बार बहुत बड़ा सबूत दिया।
मैं आशा करता हूं कि जो बात आपने अयोध्या के लिए कही वही बात काशी विश्वनाथ के लिए भी लागू होती है, क्योंकि वहां पर भी ज्ञान व्यापी मस्जिद बनी है जो हमारा ज्योतिर्लिंग है उसके ऊपर नंदी का मुंह उस मस्जिद की तरफ है। और हम सब मिलकर जिस काशी विश्वनाथ की पूजा करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के कोई भी अब तक के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, वो वहां पर उस प्रतीकात्मक मंदिर में पूजा करते हैं। वास्तव मंदिर तो उस मस्जिद के नीचे है। हम आशा करते हैं कि मथुरा काशी में भी यही होगा। जिस कृष्ण के जन्मदिन पर आप जाते हैं मथुरा, मैं आपको कई कार्यक्रमों में हाथ दे चुका हूं, वहां पर भी मुसलमान साथ देंगे, आशा करते हैं। लेकिन उनको उंगली लगाने वाले गद्दार ओवैसी भाइयों के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। सुनिए मेरी बात, सुनिए। ये ओबीसी एबीसी में शुरू से मुझे पता नहीं कौन है, ये पता पता ओबीसी एबीसी कहता हूं। एक सीट है, एक ही सीट, और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। देखो मेरी बात सुनिए, मैं आपको पहले भी कह चुका, मैं सरदार हूं, हमने मौत का कफन बांधा, पर सरदार पहले प्रथम राष्ट्र होता है। क्योंकि गुरु तेग बहादुर महाराज की जो शहादत थी, उनको क्या करते थे, हिंद की चादर। उन्होंने अपने शरीर पे कितने दुख चले उनको। कई हमारे गुरु साहिबान को तत्ती लोहों पे गर्मियों के दिनों में उनको ऊपर बिठा दिया गया, ऊपर गर्म रेत डाली गई। पंजाब तो था ही नहीं उस वक्त, हिंदुस्तान कहां, पटना साहब, कहां नदेड़ साहब, इतने बड़े स्थान पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मैं एक ओबीसी को कहना चाहता हूं, औरंगजेब बनने की कोशिश मत कर, अकबर बनने की कोशिश करना। और जहां तक वंदे मातरम का सवाल है, मैं नहीं बोलूंगा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैं एक ही कहता हूं, मन में वंदे मातरम, तन में वंदे मातरम, शरीर के चलते हुए खून में वंदे मातरम। खंजरे कातिल कभी भी कर देना हमें कत्ल, हमें आखिर में चीख भी निकलेगी वंदे मातरम। गर्व है हमें हिंदुस्तान के ऊपर। अरे हम जो है ना, इस धरती पे जन्म लेके जब हिंदुस्तान की धरती के खिलाफ बोलते हैं तो लोग शक की निगाह से करते हैं। आज मैं हूं ना MS बिट्टा, सरदार हूं, पर मुझे किसी से पूछो सबसे पहले कहेंगे ये भारतीय है, एक मेरी पहचान है, मुझे पहचान का गर्व है। मुझे एक चीज बता दे ओबीसी, एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या जब हम दुनिया से जाएंगे, मैं या आप या कोई इस दुनिया से जाएगा, क्या भगवान ने लिख के दिया है आप मुसलमान हो तो मुसलमान बनोगे, मैं सिख हूं तो मैं सिख बनूंगा, हिंदू है तो हिंदू बनेगा? जा तो मुझे बता दो हमने कौन सी जून में जाना है। बुरे कर्म किए तो कीड़े मकोड़े करके पैरों में दबना है, अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्गों में जाना है। मुझे एक चीज का सवाल दे दो, अगर पता ही नहीं तो किस बात की लड़ाई भैया? ये हिंदुस्तान आपका है, हिंदुस्तान हमारा है, पर वंदे मातरम बोलना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम हमारा नारा है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्ला खां, लाला लाजपत राय ने जब शहादतें दी, जब भगत सिंह ने फांसी के रस्से को चूमा, क्या कहा जाते वक्त? वंदे मातरम, वंदे मातरम, और फांसी के रस्से को खींच दिया गया। और वंदे मातरम का नारा लिखने वाले कौन थे? मुसलमान थे। तिरंगा झंडा बनाने वाले कौन थे? मुसलमान थे। तो मुसलमान हमारे भाई थे ना। आज अब्दुल हमीद की पत्नी चली गई, कौन था अब्दुल हमीद? अपने शरीर के ऊपर टैंकों के आगे 10 बम बांध करके पाकिस्तान के 7 टैंक तबाह कर दिए। वो था अब्दुल हमीद बनने की कोशिश करो, अब्दुल कलाम बनने की कोशिश करो, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को लड़ाने की कोशिश मत करो। अरे एक सीट आपकी, एक सीट के सहारे पूरे देश में आग लगा रहे हैं। और मैं एक और बात कहूं, जो बड़े बड़े जो चैनल है ना, मैं इनको कहना चाहूंगा, ये जो कहते हैं ना हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, इनको दिखाना बंद करो। जिस दिन आप लोग इनको दिखाना बंद कर दोगे, इनकी दुकानदारी समाप्त हो जाएगी। जब जब इनको तो दिखाते रहोगे। की तो बात दूर है, वो ओवैसी मुझे देखने के बाद उस फ्लाइट से उतर जाता है जिसमें मैं बैठा हूं। मेरे सामने इंटरव्यू में आना तो दूर की बात है, इतना तो डरपोक है। नहीं डरपोक, देखो आपका जो एक काम करने का तरीका है, खुल करके बोलने का तरीका, इतना कोई करता नहीं है। आपका एक बोलने का, खुल के बात करने का तरीका है। मैं फिर कहूंगा, ये हिंदुस्तान आज का हिंदुस्तान है। ये नरेंद्र मोदी ने खून पसीने से सजाया है इस हिंदुस्तान को। और हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर देखो कैसा आया। देखो मैं आपको पूछने वाला था, क्योंकि लुटियन जोन में बहुत पहले चर्चा होती थी कि अमित शाह तो बस पॉलिटिकल नेता है, पॉलिटिकल पार्टी का नेता है, लेकिन होम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने जो दिखाया। सुदर्शन जी, मैं आपको स्पष्ट कहूं, मैं एक चनक्या का खिलाड़ी, एक राजनीति में समझता है, ये सीटें जीत ली, ये स्टेट जीत ली, मैं कहा जी बहुत बढ़िया, इस मामले में तो बढ़िया। देखो मैं पार्लियामेंट में नेताओं के भाषण बिल्कुल नहीं सुनता, मुझे राजनीति से बिल्कुल न, मैं जानता हूं सबको। मैं पहली बार
जम्मू कश्मीर जब 370 धारा हटाने की मैंने बात करके आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एयरपोर्ट रुका, मैं अचानक पार्लियामेंट में अमित शाह जी को देखा। मैं फिर साइड में हो गया, फिर देखा, एकदम कुछ ऐसी बातें हुई। मैं कहा भगवान करे मेरी फ्लाइट लेट हो जाए पर इस आदमी का भाषण सुनो। दिल्ली में आके फिर सुना, अरे एक एक कश्मीर के ऊपर, एक एक वहां के अवाम के लिए, वहां के नौजवानों के लिए, वहां के कश्मीरियों के लिए पहले क्या बोले और 370 धारा के बाद क्या बोले। कश्मीर को एक नई आजादी दी, कश्मीर को नए विकास की बात की। और मैं एक बात स्पष्ट कह दूं, जो कह दिया वो करेंगे। कश्मीर नरेंद्र मोदी की, गुजरात की पगड़ी का सवाल है। जो लाल किला में भाषण बार बार दिया उसकी पगड़ी का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी की पगड़ी का सवाल नहीं है। ये मेरी भी इज्जत का सवाल है जो इतने सालों से लड़ता हूं, हिंदुस्तान की इज्जत का सवाल है। पंजाब सुधरा या नहीं सुधरा, पर कश्मीर के अंदर वो विकास होगा 1.5 साल के बाद। इतिहास याद करेगा। और याद रखिएगा, जितने भी हमारी पुरानी सरकारें रही, चाहे बीजेपी की रही, चाहे कांग्रेस की रही, चाहे गुजराल की रही, चाहे गुलजारी लाल नंदा, किसी की सरकार रही, लोग प्रश्न और सवाल पूछेंगे कि आपने कैंसर की बीमारी को क्यों नहीं खींचा। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों अपने जवान इतने शहीद हुए, अपने खून पसीने का पैसा किस तरीके से बहाया गया, इसके जिम्मेदार कौन है। 2 साल 1 साल के बाद सवाल पूछे जाएंगे। ये छोटा सा प्रश्न और बड़ा कोई इतना सवाल नहीं है, जो बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और इसीलिए अमित शाह का भी अभिनंदन होना चाहिए कि उन्होंने जिस कर्मठता के साथ और जिसको आधुनिक लौह पुरुष कहा जाना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद, कि जिन्होंने गृह मंत्री के तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर के गद्दारों को भी दिखा दिया। उनके नाम का ही जलवा था। हिंदुस्तान का गृह मंत्री जब भी कश्मीर जाता था तो वहां पर हमेशा बंद या आंदोलन करे जाते थे, लेकिन अमित शाह के दौरान, यात्रा के दौरान वहां पर एक गद्दार एक पत्थर फेंकने के लिए साहस नहीं कर पाया, ना एक शटर कम बंद कर पाया। ये उनकी एक तरीके से जो खौफ होना चाहिए हिंदुस्तान के गृह मंत्री का, वो उन्होंने दिखा दिया। अभी आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से कश्मीर शांति से जा रहा है, लेकिन बीबीसी जैसे या कुछ गद्दार इस देश में आग लगाना चाहने वाले वहां के झूठे पुराने या गुलाम कश्मीर के वीडियो दिखाकर कह रहे हैं कि कश्मीर अशांत है। एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, जब पंजाब में आतंकवाद था, जब ब्लू स्टार ऑपरेशन, हम भी आसपास रहते थे, थोड़ी दूरी थी, हम भी महीना महीना हमारे परिवार सब लोग आसपास सब उन्होंने बंद कर दिए थे। जब इतना बड़ा कदम उठाया जाता है, अरे 370 धारा का लोग अभी मतलब ही नहीं समझ पाए। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। हम तो अपनी जिंदगी 10 बार जन्म ले लेते तो हम सोच नहीं सकते कि 370 धारा हट सकती है। ये तो हमारे राजनीतिक लोगों के खिलौने बन चुके थे, ये तो हमारी खेड बन चुकी थी, ये तो पैसे कमाने का जरिया बन चुका था, ये तो खून पसीने का लोगों का पैसा कश्मीर के अंदर पैकेज दिए जाते थे, लाल कारपेट से उनको स्वागत यात्रा का किया जाता था, जलानी का स्वागत किया जाता था। आज जेलों में बंद है, आज धक्के खा रहे हैं। आप मुझे देखिए कितनी बड़ी चेंजेस आई है इस हिंदुस्तान के अंदर। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, कुछ भी कोई करता रहे, ये आज का हिंदुस्तान है। ये धीरे धीरे सब लोग जेलों में जाएंगे। चिदम्बरम चला गया, कि देख लेना आप यहां होंगे, किसी दिन कपिल सिब्बल से सवाल पूछे जाएंगे। विदेश भुल्लर के मामले में तेरे पास विदेशों से कितने डॉलर आए, याद रखिए। तुलसी से सवाल पूछे जाएंगे, कितना। मैं तो कोर्ट में जनाब केस लड़ नहीं सकता, हिंदुस्तानी, मैं कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता हूं आतंकवादियों के खिलाफ, पर आतंकवादियों के लिए करोड़ों रुपया कहां, 50 करोड़ रुपया लगा सब वकीलों के ऊपर। वो पैसा कहां से आया, हिसाब पूछा जाएगा। कोई उसका कारोबार नहीं आतंकवादी का, कुछ और धंधा नहीं, कोई जमीन नहीं, ये पैसा कहां से आया, ये सवाल पूछे जाएंगे। आज वकीलों से वकील है क्या, वकील को सबसे बड़ी, अच्छे वकील तो अच्छे वकील है, जो वकील गलत काम करेंगे उनकी भी शामत आने वाली है। ये थोड़ा वकील है कोर्ट, चिदम्बरम भी तो बहुत बड़ा वकील है, उसकी पत्नी भी तो बहुत बड़ी वकील है। आए सामने, आए जवाब देने के लिए, क्योंकि सबने गलत काम किया है जनाब। बिल्कुल। अब तो कई लोगों का नंबर लगने वाला है, क्योंकि अब उन लोगों की फाइलें खुल रही हैं जिन्होंने कुंडली मारकर हिंदुस्तान के लूटे हुए पैसे पर टांग मारकर बैठे थे। अब उन सबको उखाड़ फेंका जाएगा। और ऐसे में हिंदुस्तानियों ने एक होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना जरूरी है, लेकिन राजनीतिक मतभेद के कारण इनका विरोध किया जाता है, अच्छे कदमों का भी विरोध किया जाता है।
मैं बिट्टा जी से आप जानना चाहूंगा कि जैसे केंद्र में मोदी और अमित शाह अच्छा काम करे, उत्तर प्रदेश में योगी जी भी अच्छा काम करें, वहां पर भी एक अंडरवेयर दर्शी आजम खान हैं जो कि भैंसे चोरी करने से लेकर तमाम पापों का उसका भी अभी कुटली खोल रही है, उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि आपके जैसे व्यक्ति ने बोलना जरूरी है। किसके ऊपर बोला? आजम खान। देखो, जहां तक आजम खान का सवाल है, मैं समझता हूं ये पॉलिटिशियन है ही नहीं। ये महान गुंडे, महान सत्ता में लिपटे हुए गलत काम करने वाले, लैंड ग्रैबर, लैंड माफिया, जिनको तमीज बोलने के लिए किसकी औरत के साथ कैसे बात करनी, किसके साथ कैसे बात करनी। मुझे याद है कि श्री श्री रविशंकर जी महाराज, जिनको हम बड़ा अपना सतगुरु मानते, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं, इनको कहते थे जुल्फों वाले बाबा, मैंने सुना है। और जयप्रदा, उनके साथ उनके मतभेद हो सकते, पर एक और जात के ऊपर गंदे बोलना, अब उनको उनकी सजा मिलेगी। देखो, मैं हूं या आप हैं या कोई हो, जिसने गलत काम किए हैं उसको उसकी सजा, बुरे काम का बुरा नतीजा एक दिन तो होना है। हाँ। और हम आशा करते हैं कि वो वहां पर भी होगा। उत्तर प्रदेश में भी गद्दारों के इनकाउंटर जारी है लगातार। योगी जी भी वहां पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार इनकाउंटर जारी है। देखो, आप देखेंगे कि यूपी के अंदर जिस तरीके से पंजाब को आतंकवाद का खात्मा करने के लिए गोली का जवाब गोली दिया गया, इससे बड़ी बहादुरी योगी की क्या हो सकती? किसी पार्टी का कोई हो, किससे जुड़ा हो, क्रिमिनल है, बेगुनाहों के कत्लेआम करने वाला है, वो सामने आता है। अगर एक गोली चलती 10 गोलियां उसको लगती। इनकाउंटर नहीं, अगर वो गोली चलाता तो उसके साथ पुलिस मुकाबला करती। क्या पहले कभी ऐसा हुआ? कितना बिगड़ा हुआ यूपी था। हमें पता नहीं था कि कभी यूपी ठीक होगा। हमें लगता था यूपी अपन से निकल जाएगा, यूपी दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। अब यूपी को एक इतिहास बनाया है, यूपी के अंदर एक नई शक्ति पैदा की है। अब हर बिगड़ी हुई चीज को जो राजनीतिक लोगों ने, जो मायावती ने, जो समाजवादी ने, जो और पॉलिटिकल पार्टियों ने खराब की, उनको एक नया रास्ता मिल रहा है। बिल्कुल। अब पाकिस्तान और पंजाब इस तरफ लौटते हैं। खलिस्तान को दोबारा हवा देकर पाकिस्तान हिंदुस्तान में नया कश्मीर बनाने का प्रयास कर रहा है। उसके लिए आपने इतना बड़ा बलिदान दिया, उसके लिए आपको जिंदा शहीद कहा जाता है। लाखों लोगों ने जिसके लिए बलिदान दिया, आज उसको दोबारा सुलगाने की कोशिश हो रही है। देखो, एक बात तो मैं पहले आपको कह दूं, मेरे लिए बलिदान, कुर्बानी लफ्ज कहना मेरे लिए एक पाप है। मैंने जो काम किया अपने कर्तव्य को पूरा किया। जिंदगी बोनस है बंबों से, और बोनस की जिंदगी भी राष्ट्र के लिए हमेशा कुर्बान रहेगी। एक बात स्पष्ट आपको बता दे, जो मिसाल है जो हमने की है, खालिस्तान ना कभी बना था, ना बनेगा, ना कभी बनने दिया, ना कभी बनने देंगे। और जब भी खालिस्तान बनेगा, पहले की तरह गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से निकल के गुजर जाएगा। वो तो आपको आज मैं गारंटी देता हूं। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, पाकिस्तान ने बड़े हथियार, गोला बारूद AK-47 भेजी, पर हमने खालिस्तान नहीं बनने दिया। पंजाब का हर सिख, दुनिया में बैठा हुआ हर सिख, ये तो चंद लोग हैं वहां पन्नू जैसे लोग जो दुकानदारियां चलाते हैं, जो पाकिस्तान के एजेंट है। सारा सिख दुनिया में ऐसा नहीं है। सिखों ने दुनिया में नाम बनाया है, सिखों में दुनिया में अंदर एक इतिहास बनाया है। ये तो खालिस्तानी चंद लोग हैं। पंजाब का हर व्यक्ति दुनिया में बैठा हुआ हिंदुस्तान के साथ प्रेम करता है, अपनी कौम के साथ प्रेम करता है और राष्ट्र के साथ प्रेम करता है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर सिख बहनों को वहां लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है, उनको एक्स्ट्रा पैसे देकर जो लव जिहाद का शिकार बनाएगा उसको ज्यादा बोनस, ज्यादा बख्शीश दिया जाता है और उसके बाद उनका ही धर्म परिवर्तन किया जाता है। देखो, एक बात मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी गहरी साजिश है। जो वहां सिखों के लीडर से चावला, आतंकवादी जो AK-47 बना के उसकी वीडियो वायरल हुई थी, उसने पाकिस्तान पैंदाबाद कहा था। और कहने के बाद उसने कहा हिंदुस्तान मुर्दाबाद। आज वो कहां है सिख? आज कहां है नवजोत सिंह सिद्धू, जिसने इमरान खान और जिसने वहां के ISI चीफ बाजवा के साथ जप्फी डाली थी? है कहां? आज मेरा उनसे सवाल है, कहां वे और लीडर जो वहां पे गए थे? कहां है जो उनके साथ बातचीत करने वाले? जवाब देना। सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान को नहीं, उन सिख समाज के लोगों को देना पड़ेगा जो वहां पाकिस्तान की बंदूक पकड़कर हिंदुस्तान को धमकियां देते थे। उनको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। बिट्टा जी, आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद आखिरी सवाल पूछता हूं। आपको भी जाना है तो मैं
आपके सामने एक ऐसा वीडियो दिखा रहा हूं जो देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे तो नींद नहीं आई। इसको देखने के बाद मेरा खून खोल गया और हिंदुस्तान अपने पुरखों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में कितना गद्दारी कर रहा है। और वो भी एनयूसीआई का एक नेता, गुंडा अक्षय लाकड़ा, जिसको राहुल गांधी मिलकर बख्शिश देता है। देखिए कैसे सावरकर की मूर्ति पर उसने काली पोती, कैसे उनको जूते की माला पहनाई। ये वीडियो देखकर हर देशभक्त नागरिक का एक बात खून खोल जाएगा। बिट्टा जी का जवाब लेते हैं। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये जितने भी है ना, नेताजी, एनएसयूआई हो या कोई हो, जितने भी है ना, ये सब चापलूस हैं। इनको ना सावरकर जी का पता है। काला पानी के अंदर उन्होंने कितनी बड़ी तसीहे अंग्रेजों के जले, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, पता नहीं किन्हों ने जाके कितनी कुर्बानियां दी। ये सारे चमचे हैं, इनको पता नहीं सावरकर जी का इतिहास क्या है, उन्होंने कितनी कुर्बानी दी है, इनको इतिहास नहीं पता है। सब इसीलिए उन्होंने ये चमचागिरी की है। और याद रखना, जनता इसका जवाब देगी। मेरा भी दिल करता था एक दिन, जब मैंने अखबारों में ये मूर्तियां देखी, कुछ भी हो जाके सब मूर्तियों पे हार पहना के हूं, मेरा दिल करता था, पर मैं जा नहीं पाया। पता लगा कि मूर्तियों को इन्होंने हटा दिया, पर आज पता चला कि इन्होंने ऐसा गलत काम किया। और मेरी कोशिश होगी, मैं बाहर जा रहा हूं, आकर के इन मूर्तियों के आगे जाके बिल्कुल हम जाएंगे, फूलों से हार पहनाऊंगा इनको। बिल्कुल हम जाएंगे और दिल्ली विश्वविद्यालय में जाके इस अपमान का बदला लेंगे। बिट्टा जी अब हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। बिट्टा जी के साथ अगले शो में हम आपसे बात करेंगे, लेकिन इस शो में बिट्टा जी के बाद आगे बढ़ते हैं। जो वीडियो यहां पर मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर का वीडियो। देखिए स्क्रीन पर, ये सावरकर के मूर्ति के साथ क्या हो रहा है, कैसे सावरकर के मूर्ति के साथ अपमान किया जा रहा है, कैसे सावरकर के मूर्ति के साथ किया हुआ अपमान पर राहुल गांधी चुप है, कैसे आखिर राहुल गांधी से लेके कांग्रेस का कोई भी नेता इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। और मैं अब यहां पर नंबर चलाता हूं, कांग्रेस दफ्तर में आप फोन करिए, कांग्रेस के नेताओं के सवाल पूछिए। कांग्रेस के दफ्तर में लोगों को मैंने 24 घंटे जो अल्टीमेटम दिया था, वो वीडियो भी मैं आपको सुनाता हूं कि 24 घंटे का अल्टीमेटम मेरा क्या था। देखिए ये वीडियो के साथ साथ ये कांग्रेस कार्यालय का पता है, ईमेल है और ये फोन नंबर है 011 और ये कांग्रेस कार्यालय 24 अकबर रोड, यहां साउथ ब्लॉक लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सीधे 24 अकबर रोड नई दिल्ली 1 लिखकर वहां पर आप भेज सकते हैं। इस पते पर आप हिंदुस्तान के कई लोग जूते भेज रहे हैं और देखिए सावरकर के जूते के बदले गांधी, राहुल गांधी को लोग जूते भेज रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोग हिंदुस्तान के हमारे इस अभियान के बाद, देखिए कुछ लोगों की ये प्रतिक्रिया है। जो सावरकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस के गुंडों ने दिल्ली में जो सावरकर जी का अपमान किया है, कांग्रेस और राहुल गांधी उन्हें बचा रहे, तो हम उसके विरोध में राहुल गांधी को ये जूता भेज रहे। यदि उन्होंने उन गुंडों के ऊपर कार्रवाई नहीं की तो संभाजी नगर के सब कचरे कूड़े जूते हम दिल्ली को राहुल गांधी के एड्रेस पे भेज देने वाले हैं। और हम सुदर्शन चैनल के न्यूज के साथ है। ये नंबर व्हाट्सएप का दोबारा आप लिख लीजिए, वीडियो बनाइए। जूता, सबसे गंदा जूते के अधिकारी है वो लोग जो सावरकर जैसे महापुरुष पर जूते की माला पहनाने वाले गुंडे के खिलाफ बोलते नहीं, कार्रवाई करते नहीं। एनयूसीआई जैसे दल का उसको अध्यक्ष या उसको नेता बनाकर रखते हैं। राहुल गांधी को जूते भेजो, ये अभियान के तहत हमारे पास आप वीडियो भेजिए, जूता कुरियर करिए राहुल गांधी को 24 अकबर रोड नई दिल्ली 1 इस पते पर। वहां पर पहाड़ बन जाना चाहिए जूते का और राहुल गांधी के पास तो जूते जाने चाहिए। हिंदुस्तान से पहुंचने वाले जूते, सामने राहुल गांधी दिखे तब क्या करना है आप तय करिए, लेकिन मैं आपको अपील कर रहा हूं कि राहुल गांधी को कुरियर करिए। एक और वीडियो मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो देखते समय नीचे का नंबर नोट करिए, सुदर्शन का नया व्हाट्सएप नंबर है, आपके ग्रुप में सेव करिए, आपके मोबाइल पे सेव करिए और आप अपना वीडियो बनाकर हमको भेजिए। हम आपके वीडियो सोशल मीडिया के चैनल पर दिखाएंगे। घर में जो जूता पड़े हुआ था 6-7 साल पुराना, वो वीर सावरकर जी का अपमान नहीं सहेगा पूरा हिंदुस्तान। मेरे घर में जो जूता पड़े हुआ था 6-7 साल पुराना,
वो पूरा उसको राहुल गांधी और वो गुंडे को भेज रहा हो, उसमें सुदर्शन के मुहिम के साथ हिंदुस्तान के तमाम लोग हैं। 95408899 पर आप मैसेज करके अपने वीडियो भेजिए जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। कांग्रेस का नंबर भी यहां पर चल रहा है, कांग्रेस के ऑफिस का नंबर भी चल रहा है, कांग्रेस का पता भी चल रहा है, कांग्रेस का ईमेल आईडी भी चल रहा है, कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है, राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल है, वो आप जानते हैं। ट्विटर पर जाकर उनको टैग करिए और सावरकर का जूता गांधी पर इस हैशटैग के साथ अपनी बात को कहिए। और गांधी पर मतलब राहुल गांधी पर यह ध्यान रखिए। अगला वीडियो आपको दिखाते हैं जो लोग राहुल गांधी को जूते भेज रहे हैं, देखिए अगला वीडियो। सावरकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इसलिए राहुल गांधी को जूता भेज रहे हैं। जरूरत पड़ी तो सोनिया गांधी को भेजेंगे संभाजीनगर। आप भी इस प्रकार का वीडियो बनाइए, हमको भेजिए। कॉलर के पास चलते हैं, कॉलर क्या कहना चाहते हैं उनकी बात भी सुनते हैं और साथ साथ में आपके आने वाले वीडियो भी दिखाते हैं। इस वक्त भी अगर आप वीडियो बनाकर भेजेंगे तो हम चैनल पर उसको लगातार दिखाएंगे। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। मैं दीपक भार्गव डबरा से बोल रहा हूँ। हाँ, सावरकर जी पर जो टिप्पणी और जिस तरीके की उनके साथ में एक देशभक्त के साथ में जो अन्याय किया गया है, इसके लिए तो वास्तविकता में ये विदेशी मानसिकता वाला परिवार को इस देश से बाहर भगाने की नौबत आ गई है। ये निश्चित तौर पर है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसी मानसिकताओं की पराकाष्ठा कर दी है जिसके कारण सावरकर जी जैसे देशभक्त और सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्तों को कहीं ना कहीं समाज में वह स्थान नहीं मिल पा रहा है जिसके वह वास्तविक हकदार है। बिल्कुल, स्थान मिलना तो दूर की बात है, जो स्थान है उस स्थान पर भी जाकर उसका विडंबन किया जा रहा है, उसको अपमानित किया जा रहा है, उस पर काली पोती जा रही है, उस पर जूते की माला पहनाई जा रही है। और फिर भी यह गुंडा कांग्रेस में रहता है और राहुल गांधी उसके साथ हाथ मिलाते हुए हंसते हुए फोटो निकालता है। इसका मतलब ये राहुल गांधी ने सुपारी दी थी कि जाओ तुम सावरकर के मूर्ति पर माला पहनाओ, सावरकर पर कालिक पोतो, क्योंकि सावरकर वो चेतना है, सावरकर वो प्रेरणा है, सावरकर वो चेतना है जिससे करोड़ों हिंदुस्तानियों को देश प्रेम की ज्वाला में आसानी से खड़ा किया जा सकता है, और जो ज्वाला राष्ट्रभक्ति की ज्वाला में गद्दारों को जला सकती है। और इसलिए हमेशा हिंदुत्व की व्याख्या देने वाले, इस देश को प्रेरणा देने वाले सावरकर के खिलाफ कांग्रेस के तमाम गद्दार नेता रहे हैं। राजनीतिक विरोध हो सकता है, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन किसी महापुरुष के मूर्ति को जूते फेंको, कालिक लगाओ, हमने कभी नहीं कहा था। लेकिन सावरकर के मूर्ति के साथ जो किया गया, इस पर अगर कांग्रेस नहीं बोलती तो इसका मतलब कांग्रेस के नेताओं के साथ ये किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस इसको संवैधानिक तरीका मानती है। कॉलर, जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आप लाइव में जुड़े हैं, बोलिए। जी, मुझे ये पूछना है कि ये सारे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो हैं, उनके ऊपर कार्यवाही कब तक होगी या क्या कर सकते हैं उनके लिए? बिल्कुल, ये तो टुकड़े टुकड़े आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि टुकड़े टुकड़ों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे महापुरुषों की मूर्तियों का भी ये टुकड़ा टुकड़ा करने जा रहे हैं, और इसलिए समय रहते उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, मैं अचानक खड़े होकर आपको नहीं कह रहा हूं। क्या था मेरा 24 घंटे का अल्टीमेटम? देखिए, 24 घंटे में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी अगर सावरकर के मूर्ति के साथ हुई विडंबना, जूते की माला पहुंचाना, कालिक लगाना, इसका विरोध करके इस अक्षय लाकड़ा नाम के गुंडे एनएसआई के नेता पर कार्रवाई नहीं करती है, तो आपको जहां पर भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस के नेता देखे, उनके साथ वही व्यवहार करिए जो कभी सावरकर के मूर्ति के साथ करने पर पूरी कांग्रेस पार्टी चुप है। कांग्रेस के नेताओं के गले में भी आप जूते की माला पहना सकते हैं, उनको भी कालिक लगा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस मानती है कि ये वैचारिक विरोध का तरीका है। अगर ये तरीका है तो सावरकर भक्त भी दिखा दे कि ये तरीका कांग्रेस के लोग किस मानसिकता के साथ और किस प्रतिक्रिया के साथ स्वीकार करते हैं। ये 24 घंटे की मियाद को मैंने ज्यादा होने दिया। मुझे आशा थी कि कांग्रेस, जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है, शायद यह घटना उसको पता चलने पर अपने बयान को चेंज करेगी, अपने रुख को बदलेगी। राहुल गांधी कुछ बोलेंगे और अक्षय लाकड़ा जैसे चिरकुट को अपने पार्टी से निकालेंगे, लेकिन
राहुल गांधी ने किया नहीं। इसका मतलब राहुल गांधी ने कहा है कि ये करो। राहुल गांधी के साथ उसका फोटो भी आप देख चुके हैं, जिसके बाद राहुल का इरादा और मूर्ति पर काली पोतने वाले इस गुंडे के इरादे एक कैसे हैं हम जान सकते हैं। ये राहुल गांधी के साथ इस अक्षय लाकड़ा नाम के चिरकुट का ये फोटो है जिसने सावरकर के मूर्ति पर काली पोती। राहुल गांधी के चेहरे पर जैसे केंद्र में सत्ता शायद मिल जाती तो जितना आनंद होता, उतना आनंद इस गुंडे को हाथ मिलाते समय है। मतलब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी को कितनी आत्मिक शांति मिली होगी जिस सावरकर के विचारों के लोगों ने उनके दल को इस देश से लात मारकर बाहर निकाल दिया और लोकतांत्रिक ऐसा पराजय किया कि जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। क्या उसका बदला लेने के लिए मोदी शाह का कुछ कर नहीं सकते? तो उनकी प्रेरणा सावरकर के मूर्ति के साथ बदला लेंगे। अगर ऐसा करोगे तो हिंदुस्तान इस बदले का बदला कैसे लेता है, कैसे लेना है, अच्छे से जानता है। गांधी परिवार इसको याद रखे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल, क्या कहना है आपको? हाँ जय हिंद सर। क्या इनके ऊपर में हम लोग लीगल एक्शन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। इसके लिए आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाना है और कहना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में रात 12 बजे ये घटना घटी है। घटना घटने वाला व्यक्ति, उसका वीडियो आप सुदर्शन के वीडियो को कोट करिए। हम वहां पर प्रूफ देने के लिए तैयार हैं। आप आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन अगर केस नहीं लेता है तो आप कोर्ट में जाकर, जिला कोर्ट में जाकर भी केस कर सकते हैं। जैसे हमने जाकिर नाइक पर केसेस करवाए थे, जैसे हमने तमाम इस देश के उन लोगों पर केसेस करवाए थे जिसके बाद उनको इस देश से भागना पड़ा। फिर वो पेंटर हो या तथाकथित धर्म उपदेशक हो, आप केसेस करिए। यह अच्छा तरीका है। जूते तो भेजने ही हैं, लेकिन जूतों के साथ साथ इनको कोर्ट में बुलाइए और अपने यहां आने पर फिर जूतों का इनको भी दर्शन करवाइए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, अब मेरा आ जाएगा नंबर। हाँ बोलिए। मैं तैयार हूँ। जय हिंद। मैं राजस्थान अजमेर जिले से। बोलिए बोलिए। निवृत्त सैनिक हूँ, टैंक का कमांडर था, रिटायर हूँ। ये दोगला देश तो कर ही रहा है, अपने देश वाले भी दोगलापना क्यों कर रहे हैं? इनके जवान पे लगाम लगाई जाए। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते, कॉल कनेक्ट होते ही सीधे बताइए, अपनी बात को कहिए और गांधी परिवार को बताइए कि हिंदुस्तान में आज भी सावरकर भक्तों की संख्या कितने करोड़ में है। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? सर, मैं राजकुमार पांडे इलाहाबाद से। हाँ हाँ जी 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 सर, मैं राजकुमार पांडे इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। बोलिए। जी जी सर, कॉलर को कहूंगा कि कनेक्ट होने के बाद अपना आवाज टीवी पर सुनने के चक्कर में आप अपनी बात को रख नहीं पाएंगे। सीधा कॉल कनेक्ट होते अपनी बात रखते जाइए, नहीं तो तब तक कांग्रेस का कोई गुंडा जाएगा और किसी महापुरुष के मूर्ति पर और कालिख लगा कर आएगा। वीडियो आपको दिखाते हैं, देखिए। ये तो फोटो है, ये अगला वीडियो। ये सबसे घटिया जूता है। अरे आपने सावरकर का जो अपमान किया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जूता राहुल गांधी को भेज रहे हैं उनके एड्रेस पे, और ये हम सुदर्शन सानंद के साथ ये मुहिम में शामिल है। 24 अकबर रोड, ध्यान रखिए, नाम भी अकबर है और अकबर जैसे ही रंग रंगों का इतिहास है, और इसलिए 24 अकबर रोड, नई दिल्ली 1, इतना सिर्फ लिखिए जूते पर। जूता दिल्ली में फिलहाल पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं, विदेश से किसके घर जा रहा है, कुरियर वाले, पोस्ट ऑफिस वाले जानते हैं। और इसलिए ये ईमेल, ये फोन नंबर, ये इस फोन नंबर पर कुछ लोगों ने कॉल किया तो वहां से कांग्रेस के फोन उठाने वाले लोगों ने गालियां दी। उन गालियों को भी रिकॉर्ड करिए। अगले शो में मैं कांग्रेस के कार्यालय के गुंडों को कहता हूं कि अगर फोन करने वाले लोगों को गाली दोगे तो मैं उस गाली का ऑडियो कॉल चैनल पर सुनाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि इस देश की लोकतांत्रिक आंदोलनों की बात करने वाली पार्टी, मोदी को चोर कहने वाली पार्टी, और खुद इस कॉल पर क्या बोलती है, ये कॉल भी मैं आपको सुनाऊंगा। फिलहाल आपके स्क्रीन पर चल रहे इस गुंडे के इस हरकत पर आप प्रतिक्रिया दीजिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, ये जो कांग्रेस के गुंडे
ये जूते पहन रहा है वीर सावरकर को। हाँ। पूरे भारत में वीर आगे लगता है खाली सावरकर को ही। उन लोगों को पता नहीं इसने क्या किया है इसके भारत हिंदुस्तान के लिए। और ये कांग्रेस है ना नेगेटिविटी के हिसाब से पूरी खत्म हो गई और हो जाएगी। बिल्कुल, चलिए एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जो लोग वीडियो बनकर हमको भेज रहे हैं। आप भी भेजिए, शो के दौरान तुरंत आपके वीडियो को हम दिखाएंगे। ये अगला वीडियो देखिए, लोग जूते भेज रहे, जूते। मैं धर्मवीर सिंह सुदर्शन न्यूज के माध्यम से आदरणीय सुरेश चौहान के जी को मैं कहता हूं कि आप मेरी तरफ से ये जूता चप्पल आप उनको सुपुर्द कीजिए। और एक बात कह दे रहा हूं उन लोगों से, कांग्रेस के उन महानुभावों से जिन्होंने महान वीर सावरकर पर कालिक पोतने और जूता चप्पल चढ़ाने की परंपरा को जो शुरू किया है, आज उन्होंने ऐसा कुकृत्य किया है तो नपुंसकों कायरों सुन लो। राष्ट्रभक्त योद्धाओं का, वीर वीरांगनाओं का यह देश है, महापुरुषों शहीदों का देश है। वीर सावरकर को तुम जैसे लोग अपमानित क्या करोगे? अगर तुम वीर सावरकर और इस राष्ट्र के योद्धाओं को, महान शहीदों को, वीर वीरांगनाओं को अपमानित करना नहीं छोड़ोगे तो ये चप्पल भेज रहा हूं, ये चप्पल कुछ नहीं है, ये धर्मवीर सिंह का, ये देखो जबड़ा फाड़ दूंगा, जबड़ा। और इस देश में राष्ट्र भक्तों का आज सेना खड़ी है जो देश के लिए लड़ना मरना और कटना जानती है। नपुंसकों कायरों, तुम जाकर वीर सावरकर के मूर्ति पर कायरतापूर्ण नपुंसकतापूर्ण काम करते हो, जूता चप्पल कालिक पोतते हो। अरे महान वीर सावरकर का एक अंश मात्र भी अपने अंदर उतार लोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। नपुंसकों, आज पूरे भारतवर्ष से कांग्रेस रसातल में चली गई है, फिर भी नहीं सुधर रहे हो। सुधरो, सुधारना भी आता है और वो बड़े कड़े तरीके से आता है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। कुछ लोग कहेंगे कि क्या मैं प्रोक कर रहा हूं, क्या मैं लोगों को उस्का रहा हूं, क्या इस प्रकार की भाषा टीवी पर सुनानी चाहिए? कुछ लोग कहेंगे, लेकिन मैं उनको कहता हूं यह प्रतिक्रिया है, यह आपके गंदी हरकत की प्रतिक्रिया है। आपने अगर गंदी हरकत नहीं की होती, अगर कालिक नहीं पोती होती, जूते की माला नहीं पहनाई होती तो देश के पास समय नहीं है कि आपको भी जूते भेजे। ना तो जूते लायक आपका काम है, लेकिन ये जूते बख्शिश नहीं, ये तमाचा है। इस 125 साल की पार्टी के अध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष तो सोनिया हो या राहुल हो, है तो गांधी घराना ही, और ये गांधी घराने की खुन्नस है सावरकर पर। और वो क्यों है, इसके लिए सावरकर समझना जरूरी है। देखिए ये कुछ मिनटों में सावरकर। वीर सावरकर, वो नाम जिसे राष्ट्रवादी प्यार करते हैं और राष्ट्र विरोधी नफरत। वीर सावरकर वो शख्सियत थे जिनसे अंग्रेज थर्राते थे। अंग्रेजों ने 2 बार उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। देश की आजादी की लड़ाई के लिए सावरकर ने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। बेटे की असमय मौत हो गई, उसे भी नहीं देख पाए सावरकर। ऐसे सावरकर को कांग्रेस के नेता गालियां दे रहे हैं, सावरकर की मूर्ति पर कालिक पोत रहे हैं, जूतों की माला पहना रहे हैं। ऐसे में सुदर्शन न्यूज ने मुहिम चला रखी है, सावरकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो आइए आपको उन वीर सावरकर के बारे में बताते हैं जिन्हें कांग्रेस जूतों की माला पहना रही है। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासी के भगूर गांव में हुआ। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था, जो गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिने जाते थे। उनकी माता का नाम राधाबाई था। जब विनायक 9 साल के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। बचपन से ही वो पढ़ने लिखने में कुशाग्र बुद्धि के थे। बचपन में उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी। उन्होंने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। आजादी के लिए काम करने के लिए उन्होंने एक गुप्त सोसाइटी बनाई थी जो मित्र मेला के नाम से जानी गई। 1905 के बंग भंग के बाद सावरकर ने सबसे पहले पुणे में विदेशी वस्त्रों की होलिका जलाई।
फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में पढ़ने के दौरान भी वो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। तिलक की अनुशंसा पर 1906 में उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और तलवार में सावरकर ने अनेक लेख लिखे जो बाद में कोलकाता के युगांतर में भी छपे। सावरकर रूसी क्रांतिकारियों से ज्यादा प्रभावित थे। लंदन में रहने के दौरान सावरकर की मुलाकात लाला हरदयाल से हुई। लंदन में वो इंडिया हाउस की देखरेख भी करते थे। मदनलाल धींगरा को फांसी दिए जाने के बाद सावरकर ने लंदन टाइम्स में भी एक लेख लिखा था। सावरकर धींगरा के लिखित बयान के पर्चे भी बांटे थे। 1909 में लिखी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में सावरकर ने इस लड़ाई को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई घोषित किया। इससे अंग्रेज घबरा गए और सावरकर की बुक को बैन कर दिया दुनिया भर में। वीर सावरकर 1911 से 1921 तक अंडमान जेल में रहे। 1921 में वो स्वदेश लौटे और फिर 3 साल जेल की सजा काटी। जेल में हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ लिखा। 1937 में सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। 1943 के बाद वो दादर मुंबई में रहे। 9 अक्टूबर 1942 को भारत की स्वतंत्रता के लिए चर्चिल को समुद्री तार भेजा और आजीवन अखंड भारत के पक्षधर रहे। आजादी के माध्यमों के बारे में गांधी जी और सावरकर का नजरिया अलग अलग था। वीर सावरकर विश्व भर के क्रांतिकारियों में अद्वितीय थे। उनका नाम ही भारतीय क्रांतिकारियों के लिए उनका संदेश था। वे एक महान क्रांतिकारी, इतिहासकार, समाज सुधारक, विचारक, चिंतक, साहित्यकार थे। उनकी पुस्तकें क्रांतिकारियों के लिए गीता के समान थी। उनका जीवन बहुआयामी था। भारत के इस महान क्रांतिकारी का 26 फरवरी 1966 को निधन हुआ। उनका संपूर्ण जीवन स्वराज की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हुए ही बीता। वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी एवं प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। दुनिया के वो ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने अंडमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविता लिखी और फिर उन्हें याद किया। हम तो ये हिंदुस्तान के लिए बता रहे। राहुल गांधी तो सावरकर के बारे में जानते हैं, नेहरू से लेके सब जानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सावरकर कौन थे और कैसे गांधी घराने के विचार को उनमें सुरंग लगाने की, उस पे विस्फोट करने की क्षमता थी। आइए मित्रों, आपके बगल में जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में सावरकर के मूर्ति पर एनएसयूआई का गुंडा काली पोत रहा है, जूते की माला पहना रहा है। मैं हिंदुस्तान वासियों को अपील करता हूं कि इस गुंडे पर कांग्रेस कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए राहुल गांधी जो कि इस गुंडे का समर्थन कर रहे हैं, राहुल गांधी को ये जूते भेजिए। आपके घर के अंदर का जो सबसे गंदा जूता होगा वो जूता कांग्रेस कार्यालय 24 अकबर रोड नई दिल्ली में भेजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपके जूते भेजने का वीडियो यहां पर भेजिए, हम उसको चैनल पर चलाएंगे, सोशल मीडिया पर चलाएंगे। कांग्रेस के दफ्तर पर फोन करिए, कांग्रेस के नेता जो आपके आसपास में रहते हैं उनको जाकर मिलिए और उनको पूछिए कि क्या सावरकर के मूर्ति पर काली पोतने और जूते की माला पर चढ़ाने का समर्थन करते हैं। अगर करते हैं तो उनके साथ भी वो व्यवहार करिए, क्योंकि कांग्रेस ऐसे लोगों का समर्थन करती है। अगर कोई कांग्रेसी हिम्मत दिखाकर देश प्रेम से ओतप्रोत होकर अगर आके आकर ये कहता है कि हम सावरकर का सम्मान करते हैं और इस काली पोतने और जूते की माला पहनाने का विरोध करते हैं, तो उसको फूल की माला पहनाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन राहुल गांधी इस वक्त जूते के हकदार है और इसलिए सावरकर का जूता गांधी को, गांधी का मतलब राहुल गांधी को इस पते पर भेजिए और अपना इरादा या देशभक्ति प्रकट करिए। आगे बढ़ते, कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? मुझे ये कहना है सर, ये अगर जब जूते पहना रहे थे माला ये, हाँ, तो जो आसपास आदमी खड़े हुए थे ये क्या कर रहे थे? देखिए ना, वो तो सिक्योरिटी गार्ड थे, वो तो बेचारे डर गए इस गुंडे से। अकेला ही था ना, कितने आदमी थे इसके साथ? ये क्या, देखिए कितने लोग थे, देखिए पूरा वीडियो दिखाइए, फुल स्क्रीन दिखाइए, क्या आवाज हो रही है, लोग क्या बोल रहे हैं।
सर जो इसने काम किया इसने आराम से बहुत बुरा काम किया इसने। तुम्हें यार ललित दे, अरे ललित दे यार, अरे भाई लाइन पे गया, नहीं अब ये देखिए, ये तो किसी बैल की तरह लोगों को धक्का देकर वहां से दूर कर रहा है और वहां पर बेचारे गार्ड, वो गार्ड इसको रोक नहीं पा रहे। रोकने का प्रयास उन्होंने किया, वहां के आम लोगों ने भी किया। उस फैकल्टी में रात में 12 बजे जागने वाले लोग भी वहां पर उसको रोक रहे हैं, लेकिन ये रुक नहीं रहा है। राहुल गांधी का आशीर्वाद, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संरक्षण, देश भर में मोदी के खिलाफ चिल्लाने की पूरी छूट। तो ऐसे में ये गुंडे गुंडागिरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ, हेलो, बोलना है, बोलिए। क्या कहना है आपको? जय हिंद सर, मैं महाराष्ट्र नासिक से बोल रहा हूँ, जंगी प्रसाद यादव। बोलिए। सर, मैं अपने वीर सावरकर महापुरुष का अपमान नहीं बर्दाश्त करूंगा। कांग्रेस को जमानत जब्त होगा महाराष्ट्र से, मैं आपसे वादा करता हूँ, जमानत जब्त होगा। लेकिन केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं, जैसे को तैसा जवाब देना चाहिए। सावरकर कोई गांधी नहीं है कि एक गाल पे मारा दूसरा गाल आगे किया। आप तो सावरकर के जन्मभूमि से बोल रहे हैं। जूते मारना चाहिए, जूते। और इसलिए महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस की सभाओं में सावरकर का फोटो लेकर जाइए। अगर कांग्रेस का नेता उस फोटो को नहीं रोक लेता तो उसको नीचे खींचिए, उसको सभा मत करने दीजिए, या तो सावरकर पर वो अपनी बात स्पष्ट करे, अन्यथा बोलने का मौका मत दीजिए। कोई कहेगा कि क्या मैं उन लोगों को वाह उसका रहा हूं? जो समझना है समझिए। अगर आप इसको रोक नहीं सकते तो मुझे भी बोलने से रोक नहीं सकते। सावरकर के अपमान के लिए तो हम जान देने के लिए तैयार है, कांग्रेस जैसे चिरकुटों से भिड़ने के लिए तो किसी भी क्षण तैयार है। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार जी, बोलिए। ये करप्ट चिदम्बरम के चेले और गुरु घंटाल राहुल गांधी के चेले से और क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? इनको क्या पता सावरकर की बलिदानों का, इनको क्या पता? ये करप्शन की पैदाइश ही है, इनके डीएनए के अंदर ये टुकड़े टुकड़े गए हैं। इन लोगों को तो इतने जूते पड़ने चाहिए, देश में जूते कम पड़ जाए। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि जूते भेजिए, और जूते लोग भेज रहे हैं। मुझे पता चला है कि आज में ही कांग्रेस दफ्तर में सैकड़ों जूते पहुंच गए हैं। और मैं भरोसा देता हूं, सुदर्शन देखने वाले लोग जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए 6.25 करोड़ हस्ताक्षर और मिस कॉल दिए, वो कांग्रेस के दफ्तर के अंदर लाखों जूते भेजेंगे। और इस वक्त वहां जूते छोड़कर और क्या लायक चीजें बची है? यही खाना बचा था जो खाने के लिए उन्होंने खुद स्थिति पैदा की है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो हेलो, जय हिंद सर। बोलिए सर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस तरह की मुहिम छेड़ी है देश के लिए। तो अब मैं यही कहना चाहता हूं, ये जो कांग्रेसियों का जो ये हाल है, तो आगे आगे तो खैर खत्म हो ही जाना है इनको, पर इनको सबक सिखाने के लिए जूता तो भेजना ही चाहिए बिल्कुल भी। ये तो एक तरह से देखा जाए तो एक जो हमारे देशभक्त लोग हैं, जो देश प्रेमी लोग हैं, देश के लिए जो मर चुके हैं, उनके लिए इस तरह से जूते से अपमान किया जा रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं सहेगा हिंदुस्तान सर। ये आपकी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे और इसको बढ़ाएंगे। जूता तो भेजना ही भेजना है सर। मैं दिवाकर लाल एक पूरा बिहार से बोल रहा हूँ सर। हिंदुस्तान के पूरे देश के कोने कोने से आवाज आनी चाहिए, विदेश से भी आवाज आनी चाहिए। कई जगह से तो विदेश से भी लोगों ने जूता भेजना शुरू कर दिया। मेरा सवेरे का ट्वीट देख के मैं देशवासियों को पुनः अपील करता हूं, कांग्रेस को जूते भेजिए। कांग्रेस के दफ्तर का पता हमने चलाया है, 24 अकबर और नई दिल्ली 1। उनको बताइए कि हिंदुस्तान में आज भी सावरकर के भक्तों की कितनी बड़ी संख्या है। आप एक जूते की माला पहनाओगे, पूरा हिंदुस्तान जूते लेकर कांग्रेस दफ्तर पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद।